बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूँ ज़हर मलिक। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं नजफ राजा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुबह की हर बात आपके साथ शेयर करने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासत की ताज़ा सूरत हाल पर। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे पुलिस भर्ती के दौरान कलाबाजियां लगाने वाले नौजवान से, जिसने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई हुई है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे माशरे में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल और उसके असरात पर। साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए आसान और महफूज तरीन तरीक़ाकार है क्या। इसके अलावा भी प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है, जिसे देखने के लिए आपका हमारे साथ जुड़े रहना जरूर। बहुत बिल्कुल जनाब। और अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या अपनी सजेशंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं, किस तरह हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं आप सबके लिए। तो अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और नजफ से जानते हैं कि आज मुल्क भर में मौसम क्या रंग दिखाने वाला है। तो आइए आपको मौसम समझाते हैं थ्रू ग्राफिक्स। मुल्क भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश अपना रंग दिखा रही है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी से वादी का हुस्न मजीद निखर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में 1 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम शदीद सर्द और बादलों का राज है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं, वहां पर टेम्परेचर कम से कम -1 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम पारा 5 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर 1 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, दीर, चित्राल, सवात, शांगला समेत दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर इलाकों में बारिश के बाद सर्दी को ब्रेक लग गई है और टेम्परेचर नीचे गिर गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हल्की बारिश के बाद कम से कम दर्जा हरारत 13 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का तज़किरा करें, वहां पर कम से कम पारा 8 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 15 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पीजी खान और बखर समेत दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई की है। मरी में बर्फबारी का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं बलूचिस्तान के मौसम की तरफ। तो बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, बारखान समेत दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। कराची में बादलों का बसेरा है। शहर में दर्जा हरारत कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 19 और ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, ताहम बालाई अजला में हल्की बारिश मुतवक्के है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी और प्रोग्राम में अब आपको बताते हैं च्युइंगम के हवाले से कुछ दिलचस्प हकाइक। तो कदीम यूनान में एक मखसूस दरख्त से टपकने वाली राल को च्युइंगम की तरह चबाया जाता था। अलबत्ता आज के दौर में इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि रोज़ाना कुछ देर च्युइंगम चबाने से सेहत को बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। बिल्कुल जनाब, एक जदीद तहकीक में ये बात सामने आई है कि च्युइंगम चबाने से हमारे मुंह में लुआब ज्यादा मिकदार में बनता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए खुश्क मुंह के मसाइल से निजात पाने में मदद मिलती है, बल्कि हमारी ग़िज़ाइयत जो भरपूर है या जो हमारी एसोफिगस है, ग़िज़ाई नाली है, वहाँ पे मौजूद एसिड में तवाज़ुन पैदा होता है और सीने में जलन की अलामात में जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि च्युइंगम को चबाने से हर घंटे में औसतन 11 कैलोरीज को जलाना मुमकिन होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तादाद में इजाफा होता है। यानी अक्सर च्युइंगम चबाने से जिस्मानी वजन में किसी हद तक तो कमी आ सकती है और साथ ही च्युइंगम चबाने से दिमाग की जानिब से खून का बहाव भी बेहतर होता है, जिससे याददाश्त पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। और अगर आप थकावट या फिर गनूदगी की वजह से परेशान हैं तो कुछ देर च्युइंगम चबाने से जहनी मुस्तैदी में इजाफा होता है और आप मेंटली एक्टिव हो जाते हैं। एक और फ़ायदा नजफ जो मुझे मालूम हुआ है कि अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अगर आप च्युइंगम चबा रहे हैं ना तो आपको कहते हैं सांस उस तरह से नहीं चढ़ता। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो तहकीक में साबित हुई है, वो ये कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव पे हैं तो आपको अक्सर मतली महसूस होती है। एक ऐसी कैफियत आप पे तारी हो जाती है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वॉमिट आ रही है, तो उसमें भी अगर आप च्युइंगम चबाते हैं तो चक्कर आना बंद हो जाते हैं, आपको वॉमिट का जो एहसास हो रहा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो नाजरीन, इसी एक मुझे लगा आप कहने लगी हैं कि इतने फवाइद बताने के बाद मैं अपने बैग से च्युइंगम निकाल के देती हूँ। हाँ, मजबूरतन खा नहीं सकते क्योंकि फिर रुकावट पैदा हो जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन में। तो नाजरीन, मजीद आगे चलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो ये जो खबर है ये कपड़ों के हवाले से है कि जब भी नाजरीन हम नए कपड़े खरीदते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन्हें फ़ौरन से पहन लें, इतनी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन इस हवाले से होने वाली एक नई तहकीक में इंकशाफ सामने आया है कि नए कपड़े में जो प्रोडक्शन के दौरान इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स होते हैं या इजाफी रंग होता है या मुख्तलिफ आलूदगियाँ शामिल होती हैं, मौजूद होती हैं, उससे जिल्द को बेतहाशा नुकसान हो सकता है। फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिरीन का कहना है कि नए कपड़ों में मौजूद केमिकल्स में कुछ ऐसे अज्जा हो सकते हैं जो जिल्द की जलन, खारिश या फिर हसासियत का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जरासीम, वायरस और बैक्टीरिया भी नए कपड़ों पर मौजूद हो सकते हैं। ख़ास तौर पर वो कपड़े जो स्टोर्स में रखे गए हों, उन पर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जरासीम जिंदा रह सकते हैं। कुछ नए कपड़े ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले धोना ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर पे वो कपड़े जिनका बराह रास्त आपकी स्किन के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, जैसे कि स्वेटर्स हो गए, जैकेट्स वगैरह हैं। माहिरीन का कहना है कि नए कपड़ों को धोने से पहले हमेशा उनके जो केयर टैग है उनको चेक कर लिया जाए, क्योंकि केयर टैग पे मौजूद अगर आपको नज़र आए कि सिर्फ ड्राई क्लीन का निशान है तो इसे धोने से गुरेज कीजिए। इसके अलावा ठंडे पानी से कपड़ों को धोया जाए। कम दर्जा हरारत पर खुश्क करने की कोशिश करें। ना सिर्फ इससे कपड़ों की जो लॉन्ग टर्म आप अवेलेबिलिटी है, कह सकते हैं रिलायबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ आपके जो कपड़ों की पायदारी है वो भी बेहतर होती है। मेरा ख्याल है आपने तो बड़ा बेहतरीन सुबह नुस्खा बता दिया कि जनाब आप अपने कपड़ों को किस तरह से महफूज रख सकते हैं। तो जनाब आप इन तरीक़ाकार पर अमल करके अपने कपड़ों की जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं, उनके कलर्स को बचा सकते हैं। तो आप ये सब काम करें। हम ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में मज़ीद आगे चलेंगे और बात करेंगे सोशल मीडिया की। तो आज के दौर में सोशल मीडिया की ताकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। एक आम सी वीडियो तस्वीर पलक झपकते ही लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है और वायरल हो जाती है। इसकी एक जिंदा मिसाल हमारे पास मौजूद है। विहाड़ी के गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सा नौजवान हाफिज़ अली उज़ैर, जिसने पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ के दौरान कलाबाजी लगाकर फाइनल लाइन अबूर की। इस नौजवान की कलाबाजी ने सोशल मीडिया को हिलाक कर रख दिया। ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रही है और अब तक इसको मिलियंस, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, मिलियंस की तादाद में सारिफीन देख चुके हैं, पसंदीदगी का इजहार भी कर चुके हैं। और अब ये गुमनाम अली उज़ैर सोशल मीडिया स्टार बाकायदा तौर पर बन चुका है। तो हाफिज़ अली उज़ैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही हम पूछ लेते हैं कि उन्हें कलाबाजी से फाइनल लाइन अबूर करने का ख्याल आखिर कैसे आया, क्या वजूहात थी। तो फिर आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अली, आपको सुनो पाकिस्तान में पहले तो हम वेलकम करते हैं और फिर हमें आप ये बता दें कि आपकी ये जो वीडियो वायरल हुई थी ये बनाई किसने थी, किसने सोशल मीडिया पर अपलोड की? जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जो ये वीडियो है ये ड्रोन वाले ने बनाई थी और मैं जो अपनी पहले जब रनिंग स्टार्ट हुई है तो मैं सबसे पीछे था। तो रनिंग जब दरमियान में आई है 1 किलोमीटर किया तो मैं सबसे आगे हो गया हूँ और वहाँ अपनी मस्ती में और जज्बात और खुशी में मैंने कलाबाजियाँ लगाई हैं। और जो ड्रोन वाला था ना, कैमरे वाला, उसने कहा है कि भाई आप फिर से लगाओ, आपकी वीडियो बनानी है। तो मैंने फिर लगा दी है। तो वो वीडियो जो है कैमरे वाला है उसी ने अपलोड की थी पहले अपनी टिकटॉक की आईडी पे। तो वहीं से जो है ना वो उसको मिलियंस व्यू आए हैं और उसके बाद सब लोगों ने उठा के अपलोड किए अपनी आईडीज पर। अच्छा ठीक है अली, मतलब ये जो आपने अमल किया कलाबाजियाँ लगाने का और लाइन अबूर की, ये इत्तफाकिया था। आप 19 साल के माशाल्लाह नौजवान हैं, हमारी यूथ हैं। क्या आपने कभी तसव्वुर किया था कि अगर आप ये कलाबाजियाँ लगाएंगे तो आपकी वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी, लोग आपको पसंद करेंगे? जी नहीं, मुझे तो यही था कि मेरी टिकटॉक की आईडी है, मैं उसी पे वीडियोस वगैरह लगाता हूँ और मैंने यही मेरे दिल में यही था कि मैं जो अपनी आईडी है ना उस पे वीडियोस लगाऊंगा। तो आम रूटीन में जो वीडियो लगाता हूँ तो मुझे नहीं पता था कि जो ये रूटीन या ये हिसाब बन जाएगा तो ये वीडियोस वायरल हो जाएंगी। अच्छा अली, हमें ज़रा ये भी बताएं कि जिस मकसद के लिए आपने इतनी तगदो की, इतनी कलाबाजियाँ लगाई, वो मकसद आपका पूरा हुआ? यानी सिलेक्शन आपकी पुलिस में हो पाई? नहीं सर, वो मेजरमेंट में हाइट 0.2 एक सूत्र जो होता है वो कम निकली सर। वेरी क्लोज। कोई मसला नहीं अली, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे इस मॉर्निंग शो में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स और तबीब हम कंसल्ट करते हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनकी हाइट इंक्रीज़ करवाने में उनको मदद मिल सके। बहुत सारे फार्मूलाज, मेडिसिन और ऐसी डाइट हम बताते हैं हम अपने शो में, हेल्थ सेगमेंट में, जिसमें आप जैसे बच्चों को मदद मिल सकती है कि आप अपने कद को इंक्रीज कर सकते हैं। एक आधा नुस्खा तो आपको हमारी को-एंकर नजफ भी बता सकती हैं, बांस का मुरब्बा। एक इनकी तरफ से आ गया और दूसरा मैं आपको कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा D3 और कैल्शियम का इनटेक कीजिए। अच्छा उज़ैर, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कीजिए और आपको इंशाल्लाह कामयाबी नसीब होगी। बेस्ट विशेस आपके और लिए। बहुत देखना ये कि अब अगले साल आप पुलिस में जाते हैं या फिर अब आप जो मशहूर हो गए हैं, जिस जगह पे आप चल पड़े हैं, आप उसी को फॉलो करते हैं, तो हमारी बहुत सी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया और ये काम बंदा तभी कर सकता है जब उसे खुद पर बहुत ज़्यादा एतमाद हो, अपनी काबिलियत पर कोई शक ना हो। तो बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़ा जाए और अब बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। तो हुकूमत की जानिब से मौशी बेहतरी के लिए कोशिशें हो रही हैं और इससे मुतालिक बुलंदोबांग दावे तो सुनते ही रहते हैं। एक साल में वफाकी काबीना की कारकर्दगी की अगर हम बात करें, इंतहाई मायूस कुन रही। ये हम नहीं कह रहे, ये पिलडाट कह रहा है, जिसने वफाकी वज़रा की पार्लिमानी कारकर्दगी और ऐवान में हाज़री से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही है। उन्होंने 157 में से 89 इजलासों में शिरकत की, 17 घंटे ऐवान में गुफ्तगू की। दूसरे नंबर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ रहे हैं। उन्होंने 69 इजलासों में शिरकत की और तकरीबन 6 घंटे पार्लियामेंट में उन्होंने खिताब किया। और मेरा ख्याल है इसमें एक मयार और भी हो जाना चाहिए कि ये भी जांच लेना चाहिए कि जनाब
किसने कितनी मौसर पुरअसर और किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू? बहुत ही अहम बात की है उज़ैर आपने। प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे सवाल उठना चाहिए कि किसकी गुफ्तगू ज़्यादा प्रोडक्टिव रही। मगर बाकी 16 वज़ीर और 2 वज़राए मुमलिकत ने पार्लियामेंट को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। अब खबर ये भी आ रही है कि वफाकी काबीना में तौसी का फैसला कर लिया है। तकरीबन 15 अफराद को काबीना में शामिल किया जाने का इम्कान है और नए अराकीन की हलफ बर्दारी की तकरीब 27 और 28 फरवरी को ऐवान सदर में होगी। ऐसे में अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के लिए बड़े खतरे की घंटी बजा रखी है और आज इस्लामाबाद में अपोजिशन की बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां सारे सर जोड़कर बैठेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत पहले से दे दी गई है। इस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ होगा क्या, एजेंडा तय किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी वाज़ेह तौर पर यह बयान दे चुके हैं कि PTI का एजेंडा सिर्फ बानी PTI की रिहाई है, जिसमें अपोजिशन में इख्तलाफ पाया जाता है। बिल्कुल, और नाजरीन इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। मैं सबसे पहले आपसे जो जानना चाहूँगी वो ये, अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी जमातें शिरकत कर रही हैं, इस पे ज़रा तफसीलन गुफ्तगू कीजिएगा और साथ ही साथ हमें बताइए इसका मकसद क्या है और इसका एजेंडा क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम एजेंडा तो यही है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, जो बदकिस्मती से नजर नहीं आ रहा, और सिर्फ दावे हो रहे हैं कि जो मुल्क तरक्की कर रहा है, और एक तरफ महंगाई ने आवाम को जकड़ रखा है, दूसरी जी हो रही है, लोग बेरोजगार हो गए, 2 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ फैसलाबाद के अंदर, तो वहां पे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। 187 टेक्सटाइल मिलें बंद होगी पंजाब के अंदर। तो आप अंदाजा करें कि जब टेक्सटाइल मिलें, जब मिलें बंद होती हैं, पैदावार कम हो रही है, आपको जो कलेक्शन है टैक्सेस का वो कम हो रहा है, वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, और आप कहते हैं मुल्क सिर्फ कर्जे लेकर आप खुश हो रहे हैं कि जी मुल्क जो है वो आगे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं होती, ना ये इस तरह के मुल्क चलते हैं। और अब लाजमी है कि एक तो ये कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, अब तक जबर के साथ इसको रखा गया, जबरदस्ती रखा गया और इसने परफॉर्म नहीं किया। तो अब जरूरत है कि जिन लोगों के पास मैंडेट है वो उनको आगे आना चाहिए। तो कोशिश ये हो रही है कि ग्रैंड अलायंस बने और इस हुकूमत को चलता करे। बिल्कुल वो है। और शौकत साहब, बानी PTI की कोशिश है कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बने, आपने भी बात की। तहरीक इंसाफ मुल्क की एक बड़ी जमात है, लाखों वोटर हैं, तो फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए दीगर जमातों को साथ मिलाने पर आखिर आप क्यों मजबूर हुए? आप तो वैसे हमेशा से सोलो फ्लाइट के हामी रहे। जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। लेकिन देखें, इस वक्त आप देखें कि जब से 9 मई हुआ है उसके बाद से एक बहाना बना हुआ है और मुस्तकिल क्रैकडाउन शुरू है PTI के खिलाफ। अगर हम पुरअमन एहतजाज करते हैं उसकी इजाजत नहीं मिलती है, अगर जलसा करना चाहते हैं दफा 144 लग जाता है। तो एक ऐसा सौतेली माँ का सलूक हो रहा है PTI के साथ, और उसमें बड़े जो रोल है वो PMLN का है। एक तो वो सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है इस चीज को, 9 मई को, और हम बार बार कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बना दें, पता चल जाएगा इसमें इसका बेनिफिशियरी कौन है, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है। क्योंकि हम तो आज भी समझते हैं कि फौज हमारी फौज है, फौज का आज भी उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह पहले करते थे, और आज भी हम उसी इदारे को समझते हैं कि वो मुल्क के लिए लाजिम है कि वो मजबूत हो, मुस्तहकम हो। लेकिन एक साजिश के तहत रखा गया कि जी PTI जो है वो फौज दुश्मन है या मुल्क दुश्मन है, इस तरह का जो नैरेटिव बनाया गया, और उसी नैरेटिव के ऊपर चलकर अगर हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं तो कहते हैं जी इनको मारो, ये हमला करने आ रहे हैं। तो एक सियासी कल्चर जो है उसको तबाह कर दिया गया। तो अगर दीगर जमातें हमारे साथ मिलेंगी तो शायद इस तरह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि PTI के एजेंडे की वजह से ऑपोजिशन जमातों में इख्तलाफ है। PTI अपने एजेंडे पर ऑपोजिशन जमातों को कैसे कायल करेगी, एक तो ये बता दीजिए, और साथ ही साथ ग्रैंड अलायंस से दीगर ऑपोजिशन जमातों को क्या मिलेगा? देखिए,
ये मिलना न मिलना ये तो बात की बात होती है। जो अपोजिशन जमातें होती है उनका रोल ये होता है और हुकूमत को टफ टाइम देना होता है। और फिर ऐसी हुकूमत है जो अब सारे समझते हैं कि ये नाजायज है। अब ये किसी पे एहसान नहीं है। अपोजिशन जमातें जो इकट्ठी हो रही है, इनका खुद मसला ये है कि हर जमात समझती है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और हर जमात समझती है कि हुकूमत नाजायज है। और तो शौकत साहब, मौलाना साहब भी तो यही समझते हैं कि केपी में उनका मैंडेट चुराया गया। देखिए, समझना अलग बात है, लेकिन जो हकीकत है वो तो सबको पता है कि हमें किस तरह हमने इलेक्शन लड़ा है, हमारे साथ क्या फेवरेटिज्म थी, और सबको पता है कि हम कैसे इलेक्शन लड़कर आए हैं, कैसे हमें हराया गया है, कैसे, किसके बावजूद चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट इतना ज्यादा था कि उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता था, वरना बाकी तो सारा मैनेज किया गया है ना। और अब देखें, या तो ये सियासी जमातें जो है ये सर रखेंगी हुकूमत के आगे कि जी ठीक है, जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक है, और या फिर अपनी सियासत को बचाएंगे, निकलेंगे कि जी जो मैंडेट आवाम ने दिया वो मैंडेट कहाँ चला गया। और अवामी मैंडेट के बगैर जो है ये हुकूमत चल रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आवाम परेशान है। और बिल्कुल, बिजली का भी मसला है शौकत साहब, उसी पर जमात इस्लामी भी धरना देने का इरादा रखती है। आपका कोई उनसे भी राब्ता हुआ, उन्हें भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आपके साथ मिल जाएं, आपका साथ दें? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी का आपको पता है कि उनका एक अपना एक तरीकाकार होता है। आई डोंट नो वो खिलाफ है या नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें पता नहीं चलता है उनका ना। तो अब वो तो तब पता चलेगा जब वो आएंगे और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में शामिल होंगे। मैं आपको एक बात जी बिल्कुल ठीक शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वो तजिया दे रहे थे सुनो पाकिस्तान की स्क्रीन पर और सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, मुल्क की सूरत हाल क्या चल रही है, करंट सिचुएशन क्या है। तो इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक की हिम्मत, जाइए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के मायानाज क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली खान की, जो कि आज अपनी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। पटियाला घराने की नवी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले शफकत अमानत अली खान ने लॉली और बॉलीवुड को लातादाद सुपरहिट गाने दिए। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से बैचलर्स की डिग्री हासिल करने वाले शफकत अमानत अली खान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। शफकत अमानत अली खान की सालगिरह के मौका पर हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो मुस्तकबिल में भी अपनी आवाज़ का जादू ऐसे ही जगाते रहेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मनशियात के बढ़ते नासूर की, जिसको दहशतगर्दी से भी ज़्यादा संगीन करार दिया जा रहा है। खामोश कातिल हमारी नौजवान नस्ल को निगल रहा है। ये जहर हमारे घरों, तालीमी इदारों, दफातर, सड़कों तक सरायत करती जा रही है। कितने ही बासलाहियत नौजवान जो कल मुल्क का मुस्तकबिल बन सकते थे, आज नशे की दलदल में फंस कर अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 30 करोड़ तक पहुँच चुकी है और हर साल इसमें 20% का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में इस हवाले से दुरुस्त आदाद शुमार तो मौजूद नहीं है, मगर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और तहकीकात में मुतज़ाद आदाद शुमार पेश किए गए हैं। आलमी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में ये तादाद 76 लाख बताई जाती है, जिसमें 78% मर्द और 22% ख़वातीन शामिल हैं। लेकिन एक रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ हुआ कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद मनशियात की लत में मुब्तला हैं, जिनमें से 30 लाख तलबा शामिल हैं। ड्रग्स किस तरह इंसानी ज़िंदगी को तबाह करती है, मनशियात के आदी अफराद से किस तरह पेश आना चाहिए और इस लानत से किस तरह मुस्तकिल छुटकारा पाया जा सकता है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बताइएगा, ड्रग्स की लत जो है इंसान की जहनी और जिस्मानी बीमारी को का जो सबब बन जाती है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले तो हमने कॉजेज़ देखने हैं कि जब हम कॉज देखेंगे तो फिर वहाँ पे हम लगाएंगे ब्रेक। तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी है। अभी मेरे पास, पहले हमारा ख्याल था कि जो बड़े शहरों में स्कूल्स कॉलेजेस की चेन्स हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास छोटे शहरों से, चकवाल से, सरगोदा से, तलागंग से लोग आते हैं, जेहलम से, और वहाँ के स्कूलों में ये मिल रही।
फिर अस्पतालों में मेरे पास एक वक्त में मेरे हॉस्पिटल में 25 मरीज दाखिल थे, जिसमें से 3 डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स के जो कैफेटेरियाज़ हैं, हॉस्पिटल के कैफेटेरियाज़ में चाय शायद नहीं मिलती, लेकिन ड्रग्स मिल रही हैं। तो एक तो अवेलेबिलिटी को कब करना है, दूसरा ये समझना है कि इंसानी जहन को किक चाहिए। जिस तरह आप वो शफकत अमानत अली पे पैकेज दिखा रहे थे, तो वो किक म्यूजिक से दें, वो किक स्पोर्ट्स से दें, वो किक माउंटेनरिंग से दें। नहीं देंगे सोसाइटी में तो फिर किक लाने के आर्टिफिशियल तरीकों में ड्रग्स डीलर्स जो हैं वो तैयार बैठें। अच्छा उसामा, ज़रा डिटेल में हमें ज़रा बताएं कि जो नशे की बढ़ती हुई शरह है, इसके पीछे मेजर रीजंस क्या हैं, और नशे की आम आदत जो आपने केसेस देखे हैं उनकी रोशनी में हमें बताइएगा कि आम शख्स की ज़िंदगी को किस किस तरह मुतासर कर रही होती है। देखिए, समझ लें कि एक जवान आदमी की ज़िंदगी रुक जाती है और फिर सारी ज़िंदगी के लिए मेरे पास एक 80 ईयर्स के बुज़ुर्ग भी दाखिल रहे हैं, जिनको उनका पोता दाखिल कराने आया था और वो उनका 40th एडमिशन था। तो आप देखें कि मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है और ये बीमारी का स्केल कितना ज़्यादा है। मेरे पास एक साहब आए हुए हैं, हु इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, उनके नाक का सेप्टम उड़ गया हुआ है। वो कोकेन एडिक्ट हैं, कोकेन को स्नॉट करते हैं और उनकी नाक में इतना बड़ा सुराख। फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, फिर बहुत सारे लोग साइकोटिक हो जाते हैं। आजकल जो कॉमन नशा है आइस का सबसे बड़ा, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है तो ये दिमाग के केमिकल्स को बढ़ा देती है। उनको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, लोग उनको वो आवाज़ें उनको किसी को कत्ल करने का भी कह रही हैं। तो ये जो आइस के और वीड के जो ये नुकसानात हैं कि पेशेंट साइकोटिक हो जाता है, फिर उसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दाखिल करना पड़ता है, कानून उसकी इजाज़त भी देता है। डॉक्टर उसामा, ये भी होता है कि मतलब ये जो आइस लेने वाले हजरात हैं, ये जनाब बहुत ज़्यादा निडर हो जाते हैं, इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, होश नहीं रहती। क्योंकि हमने देखा था लाहौर में जब बिलाल यासीन पर हमला हुआ था, जो कि इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, तो जो बाद में पता चला जो उनके शूटर्स थे उन्हें आइस का नशा करवा के भेजा गया था। जी देखिए, एक तो ये है कि ये ड्रग्स डिसइनिबिशन करती हैं। आपका जो दिमाग का अगला हिस्सा है ना, वो आपका सिक्योरिटी गार्ड है। जब आप ड्रग्स लेते हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड हट जाता है और जो थॉट आती है आप उस पर फौरन अमल कर देते हैं, आपका फिल्टर चला जाता है। ठीक है, फिर आपका रियलिटी से कांटेक्ट हट जाता है, आप वल्नरेबल हो जाते हैं। तो दे आर वेरी वल्नरेबल पीपल जो ड्रग्स लेते हैं। इनको मुजरिम की निगाह से मत देखें, इनको मरीज की निगाह से देखें, इनका इलाज कराएं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइएगा, ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग नफ्सियाती मसाइल जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या दीगर जहनी मसाइल का शिकार होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि वो लोग नशे की तरफ एट लास्ट चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बाय मॉडल रिलेशनशिप है कि पहले नशा आया फिर नफ्सियाती बीमारी आई, या पहले नफ्सियाती बीमारी आई फिर नशा आया। जो मैंने कहा ना, हमारे यहाँ कोपिंग स्ट्रेटजीज हेल्दी नहीं हैं। बच्चा बीमार है, वालिदैन कहेंगे जी कि ये दीन पे अमल नहीं कर रहा, इसको मारो, इसको बाहर लेके जाओ, यार तुम लेज़ी हो गए हो। तो वो जो एक राइट टाइम पे राइट हेल्प मिलनी चाहिए, जब वो नहीं मिलेगी तो फिर ड्रग डीलर्स तो ड्रग्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी स्कूल चेन्स के बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम सिगरेट नहीं पीते, हम वीड नहीं करते, हम पार्टी नहीं करते, तो हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है, क्योंकि हमारे सारे क्लास फेलोज कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो बच्चों की चाइल्डहुड से कोपिंग ये डेवलप करनी है कि जब कोई मुश्किल आएगी तो चैट जीपीटी कर लें, गूगल कर लें, किसी बड़े से बात कर लें, किताब पढ़ लें, डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर आप ये नहीं सिखाएंगे तो फिर ड्रग्स और मैल एडेप्टिव कोपिंग्स। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो वाक़यात पेश आते हैं कत्ल के, उसके पीछे भी मनशियात का मलदखल होता है। केस का हमने जिक्र किया, और एक हालिया दिनों में जो कराची डिफेंस में मामला हुआ मुस्तफ़ा कत्ल केस का, उसमें भी मनशियात का बड़ा गैंग पकड़ा गया। एक एक्टर हैं, उनके बेटे भी उसमें इन्वॉल्व हैं। इससे पहले भी इस तरह के बहुत से केसेस सामने आ चुके हैं। ज़रा ये बताइएगा कि ये साइकी होती क्या है? देखिए, इसको ज़रा पीछे से जाए ना, तो एक ओपननेस टू एक्सपीरियंस एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है, जो कि बहुत अच्छा ट्रेट है कि मैं नई चीज़ें करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नए नए एक्सपीरियंसेस करूँ। तो अगर इसको चैनलाइज कर देंगे कि आप ड्रामा एक्टर बन रहे हैं, आप म्यूजिशियन बन रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट सर करने जा रहे हैं, आप अटलांटिक ओशन पे जा रहे हैं, तो वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस को एक अच्छा रास्ता मिलेगा। अगर वो रास्ते आपकी सोसाइटी में नहीं होंगे, फिर मैंने कुछ नया तो करना है, तो फिर मैं इशारा तोड़ूंगा, मैं वन व्हीलिंग करूंगा, मैं गाड़ी पे रेस लगाऊंगा, मैं ड्रग्स यूज़ करूंगा। फिर जब ड्रग्स आएगी आपके दिमाग के केमिकल से, जब आप छेड़खानी करेंगे, तो फिर आपके दिमाग में जो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये जो केमिकल्स हैं, इसकी जगह फिर ड्रग्स ही निकलेंगी।
तो वो आपका ताल्लुक रियलिटी से भी काटेंगी, आपको डिसइनहिबिट भी करेंगी। और एक इस दुनिया के पैरेलल जो हमने स्किज़ोफ्रेनिया में भी बात की थी ना, मैंने ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस की, तो वो कैटेगरी अब मैं बहुत देखता हूँ जो मेरे पास दाखिल होते हैं बच्चे, खाली ड्रग्स वाले यंगस्टर्स खाली ड्रग्स के साथ नहीं होते, मोस्टली ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस के साथ दाखिल हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ, मैं पहले भी प्रोग्राम्स में पूछ चुकी हूँ, जब भी हमने जहनी अमराज को डिस्कस किया, साइकोसिस डिस्कस की, हमने न्यूरोसिस पे बात की, अभी ये मनशियात पे हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इसका भी डायरेक्टली लिंक है आपके माइंड के साथ। जब आपका माइंड आपके साथ, इंसान के साथ प्ले कर रहा होता है, तो उसको नहीं पता चल रहा कि वो उस टाइम पर क्या कर रहा है। तो उस मूवमेंट के अंदर, उस टाइम के अंदर, उस एरा के अंदर वालिदैन को या करीबी अफराद को किस तरह उस इंसान को लेकर चलना चाहिए, उसके साथ किस तरह ट्रीटमेंट इख्तियार करनी चाहिए, और किस तरह सबसे पहले वो पहचाने कि ये गुजर कहाँ से रहा है, क्या अलामात होंगी? देखिए, अब आपने जो सवाल किया है ना, ये अब हम डिसेबिलिटी पे आ गए हैं। अगर वालिदैन और सोसाइटी बहुत पहले अपना रोल प्ले करती तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं कि वो मनशियात ले रहा है, वो साइकोटिक हो गया है। तो इस स्टेज पे इसको जल्दी आइडेंटिफाई करके, अभी मेरे पास कल एक साहब आए इस्लामाबाद से ही, मेरे हॉस्पिटल में आए, उन्होंने कहा जी मेरे बेटे की आंखें रेड रहती हैं और उसने 2 दिन पहले हमला करके मेरा बाजू फ्रैक्चर किया, एंड ही वाज नेवर लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि ये ड्रग्स ले रहा है। फिर वो कहते हैं जी मैंने स्कूल से चेक किया, अब एक बहुत बड़ी स्कूल की चेन में पढ़ता है, उन्होंने कहा जी हाँ हमें भी ये शक है कि एक बच्चों का ग्रुप है जो स्कूल से भी गायब हो रहे हैं। तो जब आपको इस किस्म के साइन मिल रहे हैं और ख़ास तौर पे एक शिफ्ट, बिहेवियरल शिफ्ट मिल रहा है, साइकोसिस मिल रहा है, तो फिर फ़ौरन, बेशक उसकी मर्जी के खिलाफ, उस वक्त कानून हमें इजाज़त देता है कि अगर वो लड़का बच्चा 18 साल से ऊपर भी है और ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस में है तो उसको उसकी मर्जी के खिलाफ। शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब आपका। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, सबको नज़र रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या कोई नशे की लत में मुब्तला तो नहीं है, इस डगर पर तो नहीं चल रहा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। और यही वो मौका है जब आप उसको इस लत से रोक सकते हैं, वरना अगर एक बार वो मुब्तला हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही ब्रेक शामिल करते हैं, जब उसे मदद की भी ज़रूरत है और आपको मदद करनी चाहिए। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करना हर तालिब इल्म का ख्वाब होता है, हर वालिदैन का ख्वाब होता है कि उनका बच्चा वहाँ तालीम हासिल करे। ये ख्वाब ना सिर्फ बेहतर तालीम बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल का भी अकास होता है, उसका ज़ामिन भी होता है। लेकिन अक्सर ये ख्वाब मुश्किल सवालात, वीज़ा मसाइल और दरख्वास्तों के पेचीदा मराहिल में उलझ जाता है। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सही रहनुमाई, दुरुस्त मालूमात और बरवक्त फैसले ज़रूरी हैं। तो हमारा अगला सेगमेंट उन तमाम तलबा और वालिदैन के लिए जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का ख्वाब देखते हैं। और आज हम जानेंगे कि किन ममालिक में तालीम के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल की जा सकती हैं, वीज़ा रिजेक्शन से बचने के तरीके क्या हैं, और सबसे अहम बात कि तालिब इल्मों को धोखाधही और फ्रॉड एजेंट से कैसे महफूज रखा जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 2 माहिर वीज़ा कंसल्टेंट जिन्होंने सैकड़ों तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए सही रास्ता दिखाया। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अदरीस और मुमताज़ खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले मुमताज़, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि अगर कोई तालिब इल्म बाहर के मुल्क में अप्लाई करना चाहता है एज ए स्कॉलरशिप, तो किस तरह वो यूनिवर्सिटी का तयन कर सकता है और उसकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। स्टूडेंट जब बाहर का प्लान करता है तो उसके पास एक पूरी वर्ल्ड ओपन है। हमारे पास आता है तो हमारा ये काम है कि उसको फिल्टर करके बेस्ड अपॉन हिज क्वालिफिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन, उसका लैंग्वेज, उसका आर्ट्स, फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं ऑप्शन डिफरेंट। तो स्कॉलरशिप्स मेनली अवेलेबल हैं यूरोप के अंदर, इवन स्कॉलरशिप पूरी वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन ज़्यादातर जो अवेलेबल है वो यूरोप के अंदर है। तो हम कोशिश करते हैं जब बच्चा हाईली क्वालिफाइड है, CGPA मार्क्स परसेंटेज बड़े अच्छे हैं, आर्ट्स 6.5 ले सकता है, तो ही इज़ एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। फिर आगे उसके एक नंबर हैं, कैप्स लगे हैं कि पाकिस्तान के लिए 100-200 स्टूडेंट जा सकता है, तो वो जो पहले आए पहले पाइए, तो उस बेस पे फिर वो बेस्ड अपॉन जो SOPs आपका जो स्टडी प्लान है वो आप देते हैं, तो यूनिवर्सिटी को फिर आपको इंटरव्यू करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो ये स्कॉलरशिप का पाथवे है कि सबसे पहले जब हमारा बच्चा आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको उधर लेके आए स्कॉलरशिप्स के लिए। क्वालिफाई नहीं करता, आर्ट्स अच्छा नहीं है, मार्क्स आपके अच्छे नहीं हैं, स्टडी में गैप आ गया है, तो फिर आपको ओबियसली जो पेड प्रोग्राम्स हैं उसके लिए उनकी तरफ जाना पड़ेगा, फिर आपको भारी खर्चा करना पड़ेगा। आसिम साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। जिस तरह मुमताज़ साहब बात कर रहे थे कि यूरोप में बड़े मौके हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं, तो ये बताइएगा कि जो यूरोप में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा हैं,
अंग्रेज़ी तो मस्ट है, उसके अलावा आप क्या रेकमेंड करते हैं? कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं वो सीखनी चाहिए, या जो डिफरेंट यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनकी भी क्या कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं कि इंग्लिश के अलावा भी आपको अबूर हो कुछ लैंग्वेजेस पर? जी बिल्कुल। अगर आप जर्मनी की स्पेशली बात करते हैं, जर्मनी का एक बड़ा पॉपुलर स्कॉलरशिप है डैड स्कॉलरशिप के नाम से, डार्ट स्कॉलरशिप। इसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका करंट CGPA अगर 3.5 से ज़्यादा है और आपने आइल्स का अच्छा बैंड लिया है और आपको जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है लेवल B1 तक, तो आप एलिजिबल हैं कि आप उस स्कॉलरशिप को अचीव कर सकते हैं। सही। इस स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि एक तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, नंबर 2 इसमें आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे अपनी PR को भी अवेल कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आसिम साहब, आपका जवाब आ गया। मुमताज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़रा आप ये भी बता दें लोगों के भले के लिए कि इस वक्त जो तलबा बड़े ख्वाब देख रहे होते हैं सुहाने मुस्तकबिल के, उनके वालिदैन बड़े उसको लेके कंसर्न्ड होते हैं, तो इस वक्त जो मार्केट में या इस तरह की आपकी फील्ड के अंदर जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि काली भेड़ें तो हर आपको पता प्रोफेशन के अंदर मौजूद होती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो तालिब इल्म है उनको चुकन्ना हो जाना चाहिए कि जनाब ये सही रास्ता नहीं है, ये हमें गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं? यस, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप स्टूडेंट ने पहली बात उससे पहले कि एजेंट को चूज़ क्यों करना है, स्टूडेंट खुद अप्लाई कर सकते हैं। सही। चैलेंज ये आता है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन इसी तरह इसमें चैलेंजेस भी हैं। स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है उसको नहीं पता कि मैंने कंट्री कौन सा चूज़ करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्कॉलरशिप या डिस्काउंटेड फीस लेनी है तो कैसे लेनी है, और वीज़ा भी एक चैलेंज है पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली वीज़ाज़ काफ़ी कंट्रीज़ की मुश्किल हैं, तो वो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ती है एजेंट की। एजेंट चूँकि वो क्वालिफाइड होता है, डायरेक्शन दे सकता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो फिर आपको डायरेक्शन देता है। तो बच्चे ने फिर आगे वाइजली चूज़ करना है एजेंट को। अब तो भाई कितने सोशल मीडियाज़ आ गए हैं, सबसे पहले कि आप रिव्यूज़ चेक करें, एक सेकंडों के अंदर एक अच्छे एजेंट के, कंसल्टेंट के रिव्यूज़ पड़े हैं गूगल के ऊपर, तो वो ऑब्वियसली फेक नहीं हो सकते, फ्यू आउट ऑफ 100 हो सकते हैं, तो वो एक आपके पास पैरामीटर है उसको चूज़ करने का। सही। नंबर 2, अपनी उसको चूज़ कर लिया वंस आपने, तो फिर आप उसको अपनी आंखें खुली रखें। स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो जब उसके चूज़ कर लिया, जो बता रहा है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। सही। ऑनलाइन ये भी बड़ी आसानी होगी, अब तो इन्फॉर्मेशन दी, ओके जी, फॉर डिसाइड ना करें, घर आए पेरेंट्स से बात करें, उसको वेरीफाई करें, इन्फॉर्मेशन डूली वेरीफाइबल हो रही है, इट मीन यू आर गुड टू गो। बड़ा इशू आता है कि फ्रॉड कहाँ हो रहा है कि आप जब फीस पे करते हैं तो एजेंट कहता है जी फीस मुझे दो, इट मीन ये फ्रॉड है। बच्चों को एडवाइस है कि वो फीस ना पे करें। मुमताज़ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, आंखें खुली रखें, लेकिन बाज दफा खुली रखने के बाद भी धोखाधड़ी मशवरा भी ले, कान बंद रह जाता है, कुछ ना कुछ आपका। अच्छा आसिम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, जाहिर बात वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि वो अपने मेंटेन कर सके फाइनेंशियल चीज़ों को। मुझे ये बताइए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की क्या सूरत हाल है? अगर उनकी तालीम मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी है UK में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए? देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल अवेलेबल हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउड भी होता है कि 20 to 24 आवर्स पर वीक वो काम कर सकते हैं। ठीक है। एज़ फार एज़ UK इज़ कंसर्न, UK में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं कि आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो आपकी वीक में अगर 3 और 4 डेज़ क्लासेस हैं तो आप अच्छी जॉब कर सकते हैं और आपको वेज रेट भी बड़ा रीज़नेबल मिल जाता है। इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि आप अपनी स्टडी के साथ पैरेलल जॉब कर सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। बल्कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं कि फ़र्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस आप अपने साथ लेके जाइए और आने वाली जो स्टडी है वो आप यहीं से अर्न करें और अपनी स्टडी एक्सपेंसेस को मीट कर लें। बिल्कुल। इसके अलावा जो कुछ बच्चे हम ये भी गाइड करते हैं कि अगर आप वो यूरोप जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं तो अपने लैंग्वेज स्किल्स को भी साथ लेके जाएं, ताकि अगर उन्होंने जॉब वहाँ पे अवेल करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब के लिए वो अपने एम्प्लॉयर से अच्छे तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं। हमने ऐसे केस स्टडीज़ भी देखे हैं कि जिन लोगों की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है वो अपने वेज रेट को एज़ कम्पेयर टू अदर बहुत अच्छे तरीके से निगोशिएट करके अवेल कर लेते हैं। तो हम ये भी सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि जब तक उनका केस प्रोसेस हो रहा है वो साथ साथ अपने IT स्किल्स को भी इम्प्रूव करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बूर करें और नंबर 3 अपनी जो रेलेवेंट फील्ड है उसका भी कोई एक्सपीरियंस यहाँ से एक्सपोजर ले लें। बिल्कुल ठीक। मुमताज़ साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी तलबा की जो वैसे भी आपने बताया वीज़ा हासिल करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए, तो जो पाकिस्तानी तलबा की वीज़ा दरख्वास्तें मुस्तरद होती हैं उसमें मेजर रीजंस आपने क्या देखी हैं और तलबा किस तरह इनसे बच सकते हैं? 4 से 5 वेरिएबल हैं इसमें। सबसे पहले देखा जाता है कि आप जो कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं आप वो रेलिवेंट कोर्स है कि नहीं। सही। उससे सेकंड आप बात करें तो वो वेरिएबल आता है फाइनेंशियल्स का, फाइनेंशियल वर्थ की आपकी। पाकिस्तान के अंदर
बड़े चैलेंजेस हम ऑनलाइन या हम कह लें कि टैक्स पे नहीं करते, पे करना चाहते हैं तो लेकिन वो बुक्स में नहीं है। हाँ ठीक है, तो वो अच्छी बैंक स्टेटमेंट होना और सोर्स ऑफ इनकम का होना और टैक्स रिटर्न, ये एक फाइनेंशियल में आता है। फिर आपका स्टडी गैप ना हो, एक तीसरा वेरिएबल है। नंबर 4 कि आपने जो जिस कंट्री में ऑप्ट किया है कि आप 600 रुपये आप दे रहे हैं, जो आप लाइक सपोज आपने चूज़ किया मैंने जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया पूछेगा कि आपने क्या ये वर्किंग की है, कि आपको ये जो कोर्स है पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये यूएई में भी हो रहा है, ये यूके में हो रहा है, यूरोप में, तो वाई यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो आपने फिर एसओपी में इसको डिफेंड करना है उसको। डिफेंड करना है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स के अंदर क्यों आ रहा हूँ, ये एक वेरिएबल है। और मैं पढ़ के और यकीन भी दिलाना है कि पढ़ के मैं वापस आऊंगा, क्योंकि मेरी रूट्स जो हैं पाकिस्तान में मौजूद। 5th वेरिएबल ये है कि आप यू हैव टू कम बैक पाकिस्तान। ये प्रूव करना है, ये नहीं कहना कि ओके जी आफ्टर स्टडी आई विल कम बैक टू पाकिस्तान। आपने ये प्लान देना है वर्क करके, रिसर्च करके कि मेरे पास पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज हैं इन इंडस्ट्रीज में वापस आके मैं काम करूंगा, बाहर की डिग्री लेके। मुझे आसिम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए, जो बच्चे अभी पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं और उनकी डिग्री मुकम्मल होने वाली है, लेकिन वो बच्चे चाहते हैं मास्टर्स के लिए वो बाहर अप्लाई करें, उन बच्चों को क्या आप रिकमेंडेशन सजेशंस देंगे कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ, इंग्लिश के साथ और कौन सी ज़ुबानें सीखें? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले होमवर्क स्टूडेंट को करना चाहिए। जब वो अगर उन्होंने माइंड बनाया है कि हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है और सितंबर इनटेक के लिए आना है या फेब इनटेक के लिए आना है, तो उसका होमवर्क उनको 3-4 महीने पहले से स्टार्ट कर लेना चाहिए। चैलेंज है पाकिस्तानी बच्चों का, आपको पता है कि सबसे बड़ा चैलेंज उनको फियर होता है कि उन्होंने आइल्स करना है या पीटी करना है, तो उसके लिए उनकी सिलेक्शन एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए। प्लस उसको पैरेलल स्टडी करके एक अपना डिज़ायर्ड अपना गोल सेट कर लें कि हमें 6.5 से ज़्यादा बैंड अचीव करना है आइल्स में, ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल सके। और फिर वही बात मैं कहूँगा, अगर उसने यूरोप जाना है तो एक प्लस पॉइंट होगा कि उस कंट्री की लैंग्वेज वो सीख के जाएं, ताकि जब आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि उस कंट्री की लैंग्वेज जो है वो एक प्लस पॉइंट होगा जॉब सीकिंग के लिए, और इवन स्टडी में भी बेनिफिट उसका होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी चीज़ों को एंगेज करें। प्लस एक चीज़ हमारे बच्चों के अंदर अवेयरनेस की भी कमी है कि डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को, अपनी डिग्रीज़ को रेलेवेंट बॉडी से अटेस्ट कराना है, एटीसी से या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, तो उसके अंदर भी कुछ टाइम लगता है। आजकल बहुत ज़्यादा रश होता है, 2-2 महीने बहुत टाइम लगता है, एक चैलेंजिंग सूरत हाल होती है और आपको बहुत ही लेन देन वाले मामला से गुजर के सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, जो कि समहाउ काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है। तो उस सूरत हाल किसी में और आप तरफ इशारा कर रही हैं ना? बिल्कुल कर चुकी हूँ। बच्चों के लिए आसानी क्रिएट करनी चाहिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल भी हैं, जाना चाहते हैं, और जाहिर बात है हमारे पाकिस्तानी बच्चे वापस ही आके इस मुल्क और कौम को ही सर्व करेंगे। अच्छा, मुझे इस हवाले से मज़ीद बताइएगा कि आजकल अगर हम ज़ुबानों की बात करें तो इसमें एफिशिएंसी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के हवाले से, और अगर आप अच्छी जॉब भी करना चाहते हैं, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें आप भी बता रहे हैं कि अगर आपको लैंग्वेज आती है, आपके पास डिग्री नहीं भी है, तो आप प्रोफिशिएंसी हासिल करके अच्छी से अच्छी जॉब पे बैठ जाते हैं। इस हवाले से क्या एडवाइस सजेशंस देना चाहेंगे? ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप स्टडी के अलावा जॉब सीकिंग वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। मैं 2-3 इसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बताऊंगा। एक वीज़ा आजकल बड़ा पॉपुलर है, वो कोरिया का वीज़ा है। कोरिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन हर साल पाकिस्तानी लेबर, ट्रेन लेबर, अनट्रेन लेबर को एक्सपोर्ट करती है। उसके लिए सिर्फ एक प्री रिक्विजिट है कि आपको कोरियन ज़बान के लेवल 2 तक की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको इवन किसी एजेंट की भी, कंसल्टेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इन्हांस करें और OEC का टेस्ट पास करें और आप उस वीज़े के लिए अहल हो सकते हैं। इसी तरह से जर्मनी के अंदर एक प्रोग्राम है, उसका नाम है हाउस बिल्डिंग। इट्स अ पेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसके लिए अगर आप इंटरमीडिएट हैं या आपने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज का B1 लेवल आप अटेन कर लेते हैं, तो आपके लिए जर्मन के डोर्स ओपन होंगे और जर्मनी में जाके आप वहाँ पे ना सिर्फ जॉब कर सकते हैं बल्कि अपनी एजुकेशन भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के तहत कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुमताज़ साहब, लास्टली ज़रा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आज हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स से मुतालिक बात कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स बाहर जाके तालीम हासिल कर रहे होते हैं, अगर वो अपनी स्टडी के दौरान अपने पेरेंट्स को साथ रखना चाहते हैं या शरीक हयात को साथ ले जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? दोनों डिफरेंट है ऑल टुगेदर। पेरेंट्स जाना चाहते हैं तो उसके लिए विजिटर वीज़ा अवेलेबल है। सही। जैसे स्टूडेंट जाता है आफ्टर फ्यू मंथ्स, वो कहता है जी पेरेंट्स को बुलाना है, ओबियसली पेरेंट्स की फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखानी पड़ती है, उनको विजिटर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मीट करे वो बुला सकते हैं। और स्पाउस जो पे शरीक हयात है वो तो ओबियसली उसका राइट है, अगर मैरिड स्टूडेंट है
तो सारे कंट्रीज तो नहीं, लेकिन मोस्टली कंट्रीज अलाउ करते हैं। फिनलैंड है, लेट्स सपोज, ऑस्ट्रेलिया है यूरोप के अंदर, फिर ये स्वीडन है, ये कंट्री ऐसे हैं कि जो अलाउ करते हैं कि आपने स्टडी करनी है जहाँ के, तो आप अपने स्पाउस को भी ला सकते हैं। यूके वगैरह में वहाँ पे अगर आपका डिग्री रिसर्च की है, पीएचडी की, तो वहाँ यूके में भी आप स्पाउस को साथ ले के जा सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब और आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है किसी भी एजेंट का इंतखाब करते हुए, किसी भी एजेंसी का इंतखाब करते हुए, और साथ ही साथ कौन सी गलतियाँ जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन जब आप डाल रहे हैं तो वो करते हुए आपने इन गलतियों को नहीं दोहराना, इनसे आपने बचना है, तो फिर ही जो है आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सेहत के हवाले से। एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो बज़ाहिर छोटी सी लगती है मगर इसके असरात ज़िंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। ज़िंदगी में सर्दी का मौसम हो, बदलता हुआ मौसम, सर्द मौसम में एलर्जी हो जाना, बंद नाक, सर में भारीपन महसूस होना, सांस लेने में दुश्वारी, और अगर आपको भी इन मसाइल का सामना है तो होशियार हो जाइए क्योंकि हो सकता है ये साइनसाइटिस हो और इसकी अलामात भी नज़र आ सकते हैं आप पर। तो आज की हेल्थ सेगमेंट में हम साइनोसाइटिस की मुख्तलिफ अक़साम, उसकी वजूहात, अलामात और इलाज पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि साइनोसाइटिस दरअसल है क्या और ये बीमारी होती किस तरह से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइनोसाइटिस बेसिकली अल्लाह पाक ने हड्डियों के बीच में कुछ खला हैं जो जिसका अल्लाह ने कोई ना कोई फ़ायदा बनाया। जैसे हमारे 4 साइनोसाइटिस हमारी बॉडी में होते हैं। ये सबसे पहले हमारे होते हैं मैक्सिलरी साइनसेस। ये हमारे चिक्स के पीछे सबसे बड़े साइज़ के जो साइनसेस होते हैं। सही। दूसरे नंबर पे हमारे साइनसेस होते हैं फ्रंटल। ये हमारे ये माथे आंखों से थोड़े ऊपर होते हैं, यहाँ पे हल्का सा हड्डियों गैप होता है और वहाँ पे अल्लाह पाक ने वो नोजल कैविटीज़ बनाई होती हैं ड्रेन के लिए, और बहुत से उसमें अल्लाह का एक निज़ाम है, सिस्टम है। तीसरे साइनसेस हमारे होते हैं इसके जो हैं एथोमाइड साइनसेस। ये हमारी आंखों के पीछे होते हैं। अक्सर आप सुबह उठें आंखें दुखरी होती हैं, आंखों में जलन होती है और ये हिस्सा आपका बंद होता है बिल्कुल ऊपर का, ये एथोमाइड साइनसेस होते हैं। और चौथे नंबर पे इन्हीं के बिल्कुल पीछे दिमाग के अंदर करके हमारे होते हैं, वो होते हैं स्फीनॉइड साइनसेस। ये हमारे 4 किस्म के साइनसेस होते हैं और अल्लाह पाक ने एक निज़ाम रखा है कि नोज़ल, इसी नोज़ल ड्रेन के ज़रिए, मिसाल के तौर पे जब हमारी बॉडी में बलगम का इंजमात बहुत ज़्यादा होता है तो वो जो ड्रेन वाले रास्ते होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। सही। और उसकी वजह से हमारा मसलन अगर ये हमारे मैक्सिलरी ब्लॉक होंगे तो ये चीज़ भारी होगी, चिक्स और ये सारा हिस्सा हमारा। इसी तरह फ्रंटल होंगे तो हमारा ये माथा वाला हिस्सा लगेगा, जैसे यहाँ उभार भी आएगा और भारी भी होगा। और कहीं ना कहीं इसका जो है कनेक्शन आप रेशे से है, जुकाम इसका से ताल्लुक हमारी बॉडी के अंदर जो रतूबात बनती हैं, एक्सेस रतूबात बनने के बाद आगे उनको ड्रेन रास्ता नहीं मिलता तो वहाँ पे रुकना शुरू होती है, उसके बाद वहाँ सोजिश हो जाती है, फिर वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत सी इसकी वजूहात। अच्छा हकीम साहब, साइनसाइटिस का इलाज क्या है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्या टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए इस वक्त, नुस्खे हमारे पास? जी जी बिल्कुल, हमारे पास हर्बल के अंदर साइनोसाइटिस का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से लोग ऑपरेशन करवाते हैं और उसमें भी वो नाकाम होते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। और इसी तरह बहुत सी एंटीबायोटिक्स लोग खाते हैं, उसके बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। हम देख सकते हैं टेबल इस वक्त भरा जी हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तिब के अंदर हमारे पास कुछ कहवा जात हैं, कुछ सफ़ूफ हैं और कुछ नोजल ड्रॉप के तौर पे कुछ ऑयल हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, और कुछ गगल्स हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। मिसाल के तौर पे एक सफ़ूफ आपने पेशेंट्स को मैं बताऊं कि हल्दी ले लें 1 छटांग, और मुलट्ठी ले लें 1 छटांग, सुंड, सूखा अदरक, जंजबील जिसको हम कहते हैं, ये ले लें 1 छटांग, और कुट शीरी ये भी 1 छटांग ले लें। ठीक है जी। इन चारों चीज़ों को आप पाउडर बना के सुबह शाम ½ टीस्पून इस्तेमाल करने से जो एक्सेस बलगम आपकी बन रही है, जो आपके साइनसेस ब्लॉक हैं और जो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है वो इस सफूफ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसको आपने कम से कम 1 माह यूज़ करना है। 1 माह। जी। दूसरी चीज़ कहवा है। कहवा के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं। एक है अब्रेशम, ये देखें, इसके अंदर कीड़ा होता है, इसको जब आप काटेंगे ये बिल्कुल एक एग की तरह, छोटे अंडे की तरह होता है। जब आप इसको काटेंगे तो उसका कीड़ा निकाल के इसके खोल सिर्फ लेने, 1 या 2 खोल आप डाल लें एक कप पानी में। सही। और इसी तरह ये हमारे पास
गाउज़बान है, इसकी 2-4 पत्तियां डाल लें और गुले गाउज़बान इसके फूल 3-4-5 इसके फूल डाल लें। इसका 1 कप पानी में हल्की आंच पे पका के तो उसका कहवा पीना है। 2 टाइम कहवा पिएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना के दिनों में भी हम लोग देते थे, लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। और तीसरी चीज़ हमारे पास गगल्स के लिए है, इसका नाम है बाउबरंग। एक पिछले दिनों हमने दांतों के ऊपर भी एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने इसके गगल्स बताए थे। और इसका दूसरा फ़ायदा होता है कि जब आप इसके रास होते हुए 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर इसको उबाल लें, नीम गर्म पानी, इसको छान के पून के उसके गगल्स करने, गरारे करने। इसके गरारे करने से ये जितना CNS सिस्टम है, जितना ENT आपका जो मुतासिर होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मसाम खुल जाएंगे और ड्रेन उसका ईजिली हो जाएगा पेशेंट्स का। ज़बरदस्त। और चौथी चीज़ हम इसमें बताते हैं कि रोगने लौंग, लौंग का तेल सोते हुए जिनको साइनसिस का इशू है उनको नथनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाल लें, 1-2 कतरे डाल लें। लौंग का तेल। ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल अगर सिस्टमेटिकली किया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें देखें, एक साइनसिस होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजिंग से हो गए, या आप कोई पेट का यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त परिंदे हैं, सर्दियों के मौसम में भी ज़्यादा हो जाते हैं। जी, क्लाइमेटिक चेंजिंग में भी होते हैं ना साइनसिस। बाद का हम क्या होता है कि जी उन दिनों जैसे ही मौसम ठंडा हुआ है और हम लोग अपनी जो ठंडी चीज़ों खाने से बाहर नहीं आते, मसाला कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, चावल का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो ऐसी हालत में यके बाद देख रहे हैं जब आप ठंडी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं तो आपके साइनसिस ब्लॉक होते हैं। ये टेम्परेरी होते हैं। इसके अंदर आप कोई भी अगर, हाँ हमारी ना टिप के अंदर एक दवाई है जिसको हम कहते हैं उस्तोखदूस, लेवेंडर भी कहते हैं जिसको इंग्लिश। अच्छा, ये जो उस्तोखदूस ये कराबादीनी दवाई है, तमाम कंपनीज भी बना रही हैं और बड़ा मशहूर मरकब है। अतरिफल उस्तोखदूस, जो लोग पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनके लिए भी हम ये पैगाम देंगे कि अतरिफल उस्तोखदूस 1 टीस्पून सुबह शाम अगर इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साइनसिस ठीक हो जाएंगे। साइकिल के लिए बहुत अच्छा है उस्तोखदूस। जी बिल्कुल, ये इंसोम्निया में काम करता है, ये मस्कुलर रिलैक्सेंट है और ये एक्सपेक्ट्रेंट प्रॉपर्टीज रखता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जितनी एक्सेस बलगम है, रेशिया, उसको निकालता है बतरीके एहसन, उसका तनकिया करता है। तो ये उस्तोखदूस बहुत जबरदस्त चीज है। बिल्कुल ठीक है। लेवेंडर की हम बात करें, अगर कोई नहीं जानता इसको उर्दू में, जी लेवेंडर इसका जो है, इसका इस्तेमाल भी साइंसिस में बेहतर है। तो मैं बता रहा था कि अक्सर लोगों को इस चीज़ का मालूम नहीं होता कि उन्हें साइंसिस एक्यूट हैं या क्रोनिक हैं। एक्यूट का तो मैंने अभी आपको बताया। क्रोनिक के अंदर ये होता है कि एक्यूट में जो बलगम है ना, इसकी जो अंदर से रतूबत निकलती है वो निकलती है ग्रीन कलर की, यानी लोगों को इस चीज़ का शोर होना चाहिए। और अगर आपकी रतूबत येलो निकल रही है, इट्स मीन ये क्रोनिक में कन्वर्ट होगी। उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ गई, या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई है, या वो इतना पक चुका है उसके अंदर इन्फेक्शन कोई ना कोई और एलर्जी की वजह से, तो वो अपना कलर भी उसने चेंज किया और वहाँ पे फिर उसको बहुत ज़्यादा हार्ड दवाई की ज़रूरत होती है। तो वो डॉक्टर उसके डिपेंड होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी, कि उसको क्या मेडिसिन देनी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, हमें ये भी बताइए कि लोग जिस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि उन्हें है क्या, एक तो आपने ये एक इशारा बता दिया येलो और ग्रीन का, इसके अलावा कैसे हम आम नज़ला ज़ुकाम से इसको डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अगर अलामात देखें तो वही सारी हैं जो आपको बुखार में भी होती हैं, नज़ला ज़ुकाम में भी होती हैं, सर में दर्द होना, आंखों का बारी हो जाना, ये कभी कभी किसी की चीक्स भी दर्द कर रही होती हैं बिकॉज ऑफ रेशा। तो कैसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप नहीं जा पा रहे तो एक दिन के लिए आप खुद को ट्रीट कर सकें और नेक्स्ट डे आप डॉक्टर के पास जा सकें? एब्सोल्युटली। देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो ये होता है कि अगर ये साइनोसाइटिस ब्लॉक है तो उस सूरत में आप जब सुबह को सो के उठते हैं ना, तो आपकी आंखें दुखती हैं, ऐसे लगेगा आंखों का पिछला हिस्सा जो है ना, पीछे कोई जख्म है। नंबर 1। नंबर 2, आपको लो ग्रेड फीवर फील होगा पूरी बॉडी में। नंबर 3, आपका हेडेक होगा, सर दर्द होगा यहाँ पर। हाँ जी, ये पूरा आपका सर भारी होगा, क्योंकि सम टाइम आपके ब्रेन को इसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। जब आपके नोजल पॉलिप्स बनते हैं या उसका ड्रेन का रास्ता ब्लॉक होता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपकी बॉडी, आपका फिजिक आपकी थकी थकी रहती। तो ये एक बड़ा अहम मसला है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि साइनोसाइटिस को बहसियत मजमूई CNS के जितने इश्यूज हैं, चाहे वो रिनाइटिस के इश्यूज हैं, चाहे वो कैटरा के इश्यूज हैं, चाहे वो फ्लू के इश्यूज हैं, चाहे वो नोजल नेजल ड्रॉपिस के इश्यूज है, ये तमाम की अलामात साइनसिस से मिलती हैं। तो इसके अंदर एक डॉक्टर ही आपको बता सकेगा, बिल्कुल वही डिफरेंशिएट कर सकेगा कि आपको मरज है क्या। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद कुछ जिक्र कर लें बॉलीवुड के मायानाज गजल गायक पंकज उदास का, जिनको मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया है।
उन्होंने अपनी गज़लों और गीतों से दुनिया भर में शोहरत पाई। नाज़रीन, अब हम ये सब जानते हैं कि नींद जो है उसका हमारी ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल है, बड़ी इंपॉर्टेंस है, मगर अक्सर जल्दी सोना और सही वक्त पर उठना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होता है। कहते हैं कि अच्छी नींद सिर्फ जिस्म को आराम ही नहीं देती बल्कि दिमाग को भी ताजगी बख्शती है। ये हमारी याददाश्त, तवज्जो और मिजाज को बेहतर बनाती है। और दूसरी तरफ नींद की कमी सिर्फ थकावट ही नहीं बल्कि सेहत के बड़े मसाइल भी पैदा कर सकती है। बिल्कुल जनाब, और ये मसला उन लोगों के लिए ज़्यादा पेचीदा हो जाता है जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, वो काम कर रहे होते हैं। नींद की इस कमी को अक्सर औकात जो उनके मसाइल हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ख़ानदानी मसाइल में तब्दील हो जाते हैं, बल्कि इसकी वजह घरेलू माहौल भी डिस्टर्ब होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे रवैये, मिजाज और जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए नींद कितनी ज़रूरी है। और नाइट शिफ्ट में काम करने वालों के लिए मुलाजमीन जो हैं वो अपने घर का माहौल किस तरह ठीक रख सकते हैं और घर के अंदर कौन सी तब्दीलियां ज़रूरी हैं नींद के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच सैयद एजाज बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। नींद की इम्पोर्टेंस पे पहले बात कर लेते, कितनी ज़रूरी है जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए हमारे? देखिए, जितना खुराक ज़रूरी है, जितना पानी ज़रूरी है, जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है, मेरे हिसाब से नींद उतना ही ज़रूरी है। इस पर मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मेरा ये मानना है कि जो सूरज से पहले उठते हैं, सूरज फिर उनके लिए उठ रहा होता है और फिर ज़िंदगी बदल के रह जाती है। अब रब्बे कायनात ने एक निज़ाम बनाया है जिसके तहत रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए। निज़ाम वो ख़राब हम लोगों ने कहीं ना कहीं किसी एतबार से किया और अब हम मजबूर होकर रह गए। जिस तरह आपने इब्तिदाई में भी फरमाया, आप जब तक बादज़ नमाज इशा सोते नहीं हैं, आपकी नींद का वो साइकिल पूरा नहीं होता। हमारे यहाँ जब हम उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जाते हैं, वो जो भी तौजीहात हों, जो भी वजूहात हों, जब हम उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर हम तो भुगतेंगे साहब। वो जहन भी भुगतेगा, वो जिस्म भी भुगतेगा। और जब जहन और जिस्म भुगत रहा होते तो रिश्ते तो ज़ाहिर उसी का हिस्सा ही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से भुगत रहे होते हैं। तो हमें जिस चीज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए अपने मारूजी हालात को सामने रखते हुए, वो सिर्फ यही है कि हम बादज़ नमाज इशा सोएं और फिर हम फजर के करीब उठ जाएँ या तहज्जुद के करीब उठ जाएँ, तो नताइज उसके मुख्तलिफ निकल कर आ सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारा, आप देखिए, एक नाइट शिफ्ट वाले का जिससे आपने फरमाया, उसका तो मसला हमें समझ आ जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट का तो मसला हमें समझ नहीं आता जिसने सवेरे उठ के जाना है, या वो खातून खाना जिन्हें सवेरे उठ के अपने बच्चों को तैयार करना है, उनका तो हमें समझ नहीं आता। तो होता ये है कि नाइट शिफ्ट को बुनियाद बनाकर वो लोग जिनकी नाइट शिफ्ट नहीं है, उनकी भी नाइट शिफ्ट लगी रहती है। तो हमें कम से कम जिनके पास बड़ा अच्छा बहाना है, मी टाइम का। जी, मी टाइम का। मी टाइम के तो बड़े नुकसानात हमने देखे हैं, तो उसके नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ होता है। तो जो लोग कर सकते हैं, कम से कम उन्हें तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, जब कभी भी, जिससे आपने खुद फरमाया कि चिड़चिड़ापन जहाँ नज़र आ रहा हो, आप किसी और चीज़ की तरफ जाने से पहले सबसे पहले देखो उसके नींद का पैटर्न क्या है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा किसी में अंदर डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, उसके अंदर वो चीज़ों को उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, उसकी याददाश्त के मसाइल आ रहे हैं। तो ये सब के सब सिम्बल्स हैं, ये निशानियाँ इस बात की कि कहीं ना कहीं नींद का उसका मसला चल रहा है। और अगर वो उसी को ठीक कर ले, नताइज बहुत बेहतर निकलने के इम्कान पैदा हो। बिल्कुल, ये तो चिड़चिड़ापन भी है, बदमिजाज भी हो जाते हैं लोग, हमने देखा है, फिर उनके रवैयों में भी झलकता है। तो वो किस तरह से अपने इर्द गिर्द के माहौल को, घर के माहौल को खुशगवार बना सकते हैं? देखिए, एक तो जो सोने का वक्त जो भी तय उन्होंने कर लिया है, वहाँ सोने का माहौल भी तो पैदा करे ना। सोने का माहौल सबसे ज़्यादा अहम होता है। अब होता यह है कि अगर जिस कमरे में आपने सोना है उसमें रोशनी इतनी है, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, ये जो पोर्स हैं हमारी, इनकी भी आंखें होती हैं। अच्छा। और इन आंखों को अंधेरा चाहिए होता है। और आप सारा दिन देखें, हमारे ये जो पलकें आपस में वसल नसीब होता है, मिलती रहती हैं सारे दिन पलकें, ये सारे दिन मिल मिल के हमें बता रहे थे कि हमारे मिलने का एक वक्त है, तो मेहरबानी करके हमें मिलने दीजिए। और हम उस वक्त जाग जाग के नुकसानात करते रहते हैं। अब आपने अभी जो इब्तिदाई में फरमाया कि स्ट्रेस हो रहा है या डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है, ये जितने भी चीज़ें हैं, इन सब का बहुत, अब सवेरे जब ये जो नहीं बसें चला रहे होते हैं जी, ये सवेरे जब मंजिल के करीब पहुंच रहे होते हैं, ये ज़्यादा चिड़चिड़े हुए होते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये सारी रात जागे हुए हैं। और तो आप जो जागे हुए होते हैं, वो उनके हाथ चिड़चिड़ापन होता है अगर वो गलत वक्त पर जागे हुए हैं। एजाज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की बॉडी क्लॉक की, कि आप सोने का माहौल पैदा कीजिए, सोने से पहले लाइट ऑफ कर दीजिए, इर्द गिर्द सराउंडिंग में वॉइस ना हो, आहिस्ता से हर कोई बात करे, जो कि हम देखते हैं जो ही शाम होती रहती है तो ऐसे लगता है कि सुबह एक अलग से हो रही है, रोशनी हो जाती है, म्यूज़िक का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताइए, ये तो होगी वो वाली बातें जो आमतौर पे हम लोगों को बता रहे हैं, वो लोग जिनकी मजबूरी है, जिन्होंने कमाना है, नाइट शिफ्ट करनी है, अपनी
खानदान की कफालत करनी है, जाहिरी बात है उस माहौल में घर में आकर वो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने बीवी से लड़ने लग जाते हैं, फिर अजीब बातचीत शुरू हो जाती है, झगड़े तक चली जाती है, कैसे ट्रीट करें? जी, एक बात पे अर्ज करके फिर मैं इस तरफ आता हूँ। पहले वॉशरूम में ना वो 0 के बल्ब हुआ करते थे। वो सिर्फ इसलिए हुआ करते थे कि नींद से उठ के जब आप उस कमरे में जाएं तो वहां पर लाइट कम ये पहले कॉन्सेप्ट होता था जीरो के वो इसीलिए होता था क्योंकि आप जो ही वो चकाचौंध रोशनी में जाते हैं वो फौरन मसाम खुल जाते हैं और बड़ा डिप्रेशन एंजाइटी उसके बाद नींद आना मुश्किल नहीं आती। तो इसलिए आपको वहां पर एक तो वॉशरूम्स के अंदर वही वाली व्यक्ति उन्हें रखनी चाहिए लाइट। दूसरा अभी आपने जो फरमाया ये जो अज़दवाजी मामलात होते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाते हैं सब कुछ, देखिए जिनके लिए कमाने जा रहा है या जा रही है ध्यान तो उन्हें रखना चाहिए ना कि जब वो घर वापस लौट के आता है उसके लिए तो ऐसा माहौल बना के रखें। अब क्या होता है कि उसके सर के ऊपर खड़ी होकर बच्चों को कह रहे थे शोर मत करो तुम्हारा बाप सो रहा है। अब उन बाप भी उठ के कहते हैं इनसे ज्यादा तो तुम शोर कर रही हो। अब उसके तो वही बात है, सोए हुए आदमी को उठा के पूछे यार आप सो रहे थे। दूसरा काले पर्दे लगाना उस कमरे के अंदर जहाँ रोशनी जितनी कम होगी नींद उतनी ज्यादा बेहतर होगी। और ये जो नीली रोशनी है ये जो मोबाइल से जुड़ी हुई है, कहने को ये कहा जाता है कि 30 मिनट पहले से छोड़ देना चाहिए सोने से। आपके वो मोबाइल की रोशनी है या वो आपके लैपटॉप की रोशनी है या आपके कमरे के अंदर कोई भी नीली रोशनी है, जब उसे छोड़ देंगे वहां पर तो फिर आप नींद के इम्कानात बेहतर होंगे। और कुछ लोग कहते हैं वो सारी रात को टिकटॉक देखना करना, मैंने कहता हूँ मॉर्निंग में देख लिया करें। वो कहते हैं मॉर्निंग में सर गुनाह करें, मैंने कहा तो रात को सवाब थोड़ी कमा रहे होते रात को भी तो आप नहीं कर रहे होते। तो आप उसे मॉर्निंग के साथ जोड़ दें। जो रातों को काम करते हैं उनकी, मैं तो खैर रातों को काम करने के हक में नहीं हूँ, करना ही नहीं चाहिए जो मेरा जाती नजरिया है, लेकिन एक मजबूरी है। उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट सबसे पहले किया जाए ताकि वो भी रिलैक्स रहें, वो चिड़चिड़े मत हो, गुस्सा उनको आ भी रहा है तो कैसे रिस्पॉन्स या उनकी रूटीन किस तरह से फिर बनाई जा सकती है? देखिए जो नाइट शिफ्ट के साथ आते हैं सबसे पहले तो उन्हें ट्रीट करें कि एहसान करके आ रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। उन्हें वैल्यू करें, बड़ी बात है, वो बड़ी कुर्बानी देकर आ रहे हैं, उन्हें वैल्यू करें और उनके आने पर इंतजामात ना करें, उनके आने से पहले इंतजामात करें। उनके आने पे अब वो जहन बना के आ रहे हैं सोने का, जब वो सोने का जहन बना के आ रहे और आगे आपने इतने सारे पलंदे उनके सामने खोल के रखे हुए, मैं बच्चों को उठा रही हूँ, मैं बेड साफ कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, उनके लिए एक अलहदा निज़ाम होना चाहिए जहाँ पर, और अगर कोई उनका नहीं देखभाल कर रहा तो उन्हें कम से कम स्टोर का कोई इधर उधर कमरा अपने लिए एक मुंतखब कर लेना चाहिए कि जहाँ पर ये पंखा भी ठीक चल रहा, अगर मैं भी कम से कम जाके एक साइड पे सो जाऊँगा। तो जिनका कोई ख्याल नहीं रख रहा होता उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा अच्छा किसी का शेर है कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलते हैं कोई कंधा नहीं देता। हमें खुद ही मामलात को देखना करना होता है, हमें खुद ही देखना करना चाहिए। अच्छा एजाज साहब, जिस तरह से आपने बात की कि 30 मिनट पहले आपको जो ये लाइट है ना, ये जो स्क्रीन है, इसको छोड़ देना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ चुका है, आपने टिकटॉक की बात, डिफरेंट ऐप्स हैं, इस आदत से हम किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कितनी खतरनाक है और नींद के म्यार पर किस तरह असरअंदाज हो रही होती है कि अगर आप सोने से पहले भी जनाब सिर्फ फोन की स्क्रीन देख के सोए? जब आप स्क्रीन देखकर सोते हैं तो आपके जहन में एक है हार्मोन है जो सोने के हार्मोन है, सबसे ज्यादा वो नीली लाइट से मुतासिर होता है। उसके बाद आपको डीप स्लीप नहीं आ सकती। तो आपको करना क्या चाहिए? एक तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फोन को तो रखनी बहुत दूर चाहिए, आपके जो साइड टेबल से फोन को वहां तक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सवेरे उठते सबसे पहले उसी की ज़ियारत करते हैं। आपने बड़ी आम बात की, डीप स्लीप जो है ना, मतलब म्यारी नींद भी आपकी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है साहब। और म्यारी नींद तो तभी होगी ना जब नीली रोशनी से छूट के सोएंगे। और देखिए जो बातें करते करते सो जाते हैं ना, वो सो जाते हैं, और जो कुछ किसी को देखते देखते सोते हैं, वो नीली रोशनी है तो फिर तो खो जाते हैं ना वो, फिर वो उनकी नींद होती किसी और तरस की है। मुस्कुराहट बड़ी आप लाइन ड्रॉ बड़ी गहरी लाइनें आप ड्रॉ कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा एजाज साहब, ये भी बताइए कि डीप स्लीप की आपने बात की, हेप्टिक जर्क्स भी आते हैं कुछ लोगों को जब आप डीप स्लीप में जा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उठे भी होते हैं, तो एक जर्क्स लोगों को आते हैं, वो क्या माजरा है और क्या वो थकावट की वजह से आते हैं, कोई ज़हनी स्ट्रेस होता है आपको? देखिए माहिरीन नफ्सियात तो इसको स्ट्रेस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसको किसी और चीज़ के साथ भी जोड़ते हैं। बुनियादी तौर पर हम चूँकि माहिरीन नफ्सियात के साथ इन चीज़ों को जाते करते हैं, तो डीप स्लीप में अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ हो रही है, आपको उसको रिपोर्ट ज़रूर एक दफ़ा करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर उसके मुतालिक इन्वेस्टिगेट करके आपको उसके मुतालिक कोई राय दे, और अगर वो उनके अंदर कंसिस्टेंसी मौजूद है, और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो कभी कभार आते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में उसका कोई ऐसा इशू नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आगे चलते हैं, अब रिकमेंडेशंस पर आ जाते हैं। क्या सजेशंस देना चाहेंगे फैमिलीज को, लोगों को या क्लोजिंग रिमार्क्स आप समझ लें?
कि आप अपनी कितने घंटे की नींद लें, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से कहा जाता है कि उनको कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। ये मैं नहीं, ये तहकीक कहती है। जरा इस तहकीक का इस भी में से आप ही पोस्टमार्टम कीजिएगा। ब्रैकेट में कहा है क्योंकि वो मेरी तरफ ना आ जाए। सेकेंडली मर्द हजरात के हवाले से भी कहा जाता है कि उनको भी 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप लेनी चाहिए। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं? 7 से 9 घंटे नॉर्मली कहा गया है सोने के लिए। दूसरी बात, ये खातीन हैं या हजरात हैं जो भी हैं, इन्हें शुरू में सो जाना चाहिए। देखिए, जिस खातून ने बर्तन धोने 11 बजे रात को, वो फजर के बाद धो ले, वो धो सकती है। जिसने किचन रात को साफ करके सोना है, वो पहले साफ करना शुरू कर दे, हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को सुलाते सुलाते 12 बजा देते हैं। अब जब आप बच्चों को 12 बजे सुला रहे, तो आपने तो बच्चों का भी पैटर्न खराब कर दिया ना। आप बच्चों को देखिए, जो मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं, असल में तो खाना वही लोग खा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो खाना भी जाकर 10-11 बजे खाया जा रहा होता है। बिल्कुल ठीक। यानी साहब 9 बजे आएंगे, 8 बजे बाद वॉक होगी, वॉक करते करते 10 बज जाएंगे, 11 हो जाएंगे और सोते सोते 1 हो जाएगा। तो आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप जल्दी सोएं और पैटर्न ड्रॉ कर लें और खातून खाना को सवेरे नहीं सोना चाहिए। ये जो बच्चों को छोड़ के। बहुत शुक्रिया सो जाते हैं, इजाज़ वो साहब, नहीं आपकी करना। मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और नींद के हवाले से जो भी आपने हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, डेफिनेटली हम तो फॉलो करेंगे, आप भी कीजिए। और कहीं ना कहीं पेशेंस घर में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नाइट शिफ्ट करके आ रहा है तो उसके संभालने की और उसको प्रेज करने की कोशिश कीजिए। ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। कल दोबारा सेम टाइम में आपसे मुलाकात होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।